वेलकम टू speedearning.com। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सब लोग अवेयर हो रहे हैं, सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो लोग इंतजार करते हैं कि भाई कोई नया म्यूचुअल फंड आएगा तो उसमें हम लोग पैसा डालेंगे। और एक्चुअली बात यह है कि एजेंट्स को भी जो NFO होता है, न्यू फंड ऑफर, उसमें थोड़ा कमीशन का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो उनको भी वो बुरा नहीं लगता। पर इससे नुकसान क्या होता है कि जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोई नया फंड आए तो उसमें हम पैसा डालें, इंतजार कर रहे हैं, और रनिंग फंड को लेके उनको क्लैरिटी नहीं है। तो हम लोग यहीं पे वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रनिंग फंड और न्यू फंड ऑफर में क्या डिफरेंस है और हमको किसको खरीदना चाहिए, इन दोनों का कंपैरिजन क्या कहता है। तो देखिए, NFO बुरा नहीं है। न्यू फंड ऑफर आएगा तो नॉर्मली तब ज्यादा आएगा जब बाजार में उछाल आ रहे हैं, पुराने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, खबर चारों तरफ फैल रही है, तो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? जब पड़ोसी कह रहा है कि मैंने यार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, मेरा 2.5 गुना हो गया और FD से तो डबल पैसा मिल गया, वो भी आधे टाइम में। तो वो चीज़ आपको एकदम मोटिवेट करेगी कि भाई हाँ, मुझे भी डालना है, बताइए। और ऐसे में जो फंड हाउसेस हैं वो अपनी नई नई स्कीम्स लेके आएंगे। तो स्कीम्स लेके आएंगे तो पिक पे स्कीम सबसे ज़्यादा बिकेगी, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन न्यू फंड ऑफर को एक परेशानी आ सकती है कि अगर उसके तत्काल बाद अगले 6 महीने में, 10 महीने में कोई क्रैश आता है, गिरावट आती है, तो पैसा तो उन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है, इन्वेस्टमेंट वो गिरते हुए बाजार में करेंगे और गिरावट अभी थोड़े दिन रुक सकती है। तो कई बार लोग फंस जाते हैं उस केस में। तो रनिंग फंड में भी आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। रनिंग फंड भी बाजार के गिरने के साथ गिरता है, बाजार के बढ़ने के साथ बढ़ता है। लेकिन रनिंग फंड में ऐसा है कि 10 रुपए की NAV थी, ये फंड आया था 2011 में और अभी चल रहा है 45 का। तो हम कंपेयर ऐसे ना करें कि यार ये 45 की NAV है और वो 10 रुपए की NAV है, तो वो सस्ता है और ये महंगा है। कोई 10 का 45 हो गया है, स्कीम का NAV, नेट एसेट वैल्यू, जो म्यूचुअल फंड की प्राइस कही जाती है, वो बाजार के बढ़ने के साथ, चूंकि वो फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया, उस स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो होता चला गया है ना। उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी वजह से वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर बाजार में कोई स्टॉक ऐसे लेवल पे चला जाएगा कि उसका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और दूसरा स्टॉक जो सेफ लेवल पे, नीचे के लेवल पे, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फंड मैनेजर उस पर काम करने वाले हैं अपने अनुभव के साथ, अपनी एक टीम के साथ। तो आप ऐसा मत सोचिए शेयर की तरह कि 10 रुपए का शेयर 40 रुपए हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो बाजार के गिरने पे लुढ़क के नीचे आ जाएगा। म्यूचुअल फंड वो शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक पूरा पोर्टफोलियो है। तो उस पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर इस बात का ख्याल हमेशा रखने वाले हैं कि जो स्टॉक अब बेचने लायक हो गया है, अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ऊपर चला गया, उसको अब प्रॉफिट बुक करेंगे। और ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो अभी भी सही रेट पे या कम रेट में अंडर वैल्यू मिल रही है, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि बाजार कितना भी ऊपर हो, निफ्टी 10,000 के हाई को छू रही हो, सेंसेक्स 31-32 हजार छू रहा हो, तो भी ये कभी हाल नहीं होगा कि आपके पास खरीदने के लिए कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा अच्छे लेवल पे। आप कभी भी पैसा लेके आएंगे, अगर आपको नॉलेज है और आपको थोड़ा सा बाजार को देखने की सही अप्रोच मिल गई, तो सेंसेक्स 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, तब भी निफ्टी 10 से 15,000 हो जाएगा, तब भी आपके पास कोई ना कोई स्टॉक अच्छे लेवल पे खरीदने के लिए जरूर होगा। तो रनिंग फंड में जब आप पैसा लगाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो स्कीम ऑलरेडी परफॉर्म करती चली जा रही है पिछले 5 सालों से, उसके चार्ट को हम बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जब आप moneycontrol.com के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाते हैं या फंड्स इंडिया में जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स इंडिया में जाते हैं, वहां पे आपको इसका चार्ट देखने को मिलता है। और चार्ट में कंपेयर करके जब आप देखते हैं तो आप इसको बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बेंचमार्क किसको कहेंगे? वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स
जिसमें से ये स्कीम शेयर्स को ले रही है। अगर लार्ज कैप में से ले रही है निफ्टी 50 या निफ्टी 100 स्टॉक्स में से, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे, वो उसका बेंचमार्क बनेगा। अगर निफ्टी 500 में से ले रही है तो निफ्टी 500 उस स्कीम का बेंचमार्क बनेगा। और चार्ट ये दिखाएगा कि इस स्कीम ने उस बेंचमार्क से, उस इंडेक्स से ज्यादा परफॉर्म किया है, मतलब उसका चार्ट, स्कीम का चार्ट अगर ऊपर चल रहा है तो हम कहेंगे आउट परफॉर्म किया। स्कीम का चार्ट अगर इंडेक्स के चार्ट से नीचे चल रहा है तो हम कहेंगे अंडर परफॉर्म किया। तो उस हिसाब से आपके पास ये आधार बनता है कि हाँ, ये जो स्कीम थी ये बाजार के नीचे जाने पे, निफ्टी के नीचे जाने पे नीचे गई थी एनएवी, निफ्टी के ऊपर आने से ऊपर आ गई थी एनएवी, मतलब बाजार के साथ ठीक ठाक चलता है ये, और इस पे हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी परफॉर्म करता चला आ रहा है। कोई नया फंड ऑफर है, नया फंड मैनेजर उसको संभाल रहा है, अब वो आगे कैसे परफॉर्म करेगा ये एक संभावना है। संभावना किस आधार पे बनी है कि इसकी बाकी स्कीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए ये संभावना है कि ये स्कीम भी परफॉर्म करेगी। लेकिन अभी आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपके पास पैसा है, कैपेसिटी है, और कोई नया फंड ऑफर अभी नहीं आ रहा है और बाजार ने अचानक डिप ले लिया और आपको पता लगा कि निफ्टी अचानक से 9600 से 9300 400 तक चली गई और मैं कुछ इन्वेस्टमेंट को सोच रहा था और कोई एनएफओ नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप रनिंग फंड खरीद लीजिए। वो 10 रुपए का जो 45 पे खड़ा है अभी, लेकिन 52 से लुढ़क के नीचे आया है, वो ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया था कि 95 में 10 रुपए का रिलायंस ग्रोथ आया था, वो 2007 में 490 एनएवी हो गया था, और वो 490 एनएवी वाले को भी आप गिरावट में 300-250 में कहीं ले सकते थे, वो वहां से 3 गुना होके खड़ा है। तो आपका मूल मुद्दा क्या है? आपका मूल मुद्दा ये है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, कितना पैसा लग रहा है, सस्ता है महंगा, ये निवेश में हम सोचना छोड़ दें, नहीं तो हम गलत डिसीजन ले लेंगे, है ना। गलत डिसीजन निवेश में जब लोग नहीं समझते हैं, तो शहर के बाहर किसी पहाड़ी पे कोई प्लॉट बेच रहा होता है, कहीं फार्म हाउस 100 रुपए स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है, तो क्या कोई पुराना घाक समझदार होशियार सेठ उसको खरीदने जाता है? नहीं जाता है। ऐसी चीजों को वही लोग खरीदने जाते हैं जिनको बस एक प्लॉट का मालिक बनना था और उनके हद से बाहर था, तो उन्होंने देखा कि अगर 100 रुपए 150 रुपए के नाम पे कोई भी जमीन का टुकड़ा हमको चिपका दे और हमको लगेगा हाँ मेरे पास एक प्लॉट है, फिर भले वो 10 साल तक बिके ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट, जो बड़े बड़े सेठ हैं, पुराने लोग जो इन्वेस्टमेंट के माहिर है, वो लोग क्या करेंगे, उस शहर के प्राइम एरिया में ढूंढते रहेंगे हमेशा कि कहीं कोई गलती से भी जमीन बिक रही हो तो पहले मेरे को बता दो, मैं लेने को हमेशा ही तैयार खड़ा हूं। भले ही उस जगह का रेट 20,000 रुपीज स्क्वायर फीट हो या 50,000 रुपीज स्क्वायर फीट हो, तो भी कोई छोड़ने वाला नहीं है। वहां पे ये हालत बनेगी कि इतना महंगा कि एक मिडिल क्लास आदमी तो सुन के भाग जाए। वहां पे जो वेल्दी लोग हैं, जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है, वो इतनी तसल्ली से पैसा लगाने वाले हैं कि 10 लोगों से पैसा इकट्ठा करके सौदा कर डालेंगे, लेकिन सौदा छोड़ेंगे नहीं। यही नजरिए के साथ आपको इन्वेस्टमेंट के केस में काम करना है, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदल रही है तब तक हम वेल्थ क्रिएट करने की तरफ, रिच होने की तरफ रास्ता नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक सवाल जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं एनएफओ लूं, न्यू फंड ऑफर जो 10 रुपए की एनएवी पे अभी आ रहा है, या मैं रनिंग फंड लूं जो पहले से चला आ रहा है, 4 साल से 10 का 45 होके खड़ा है, क्या बेटर है? और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर बाजार में कोई गिरावट आई और आपके पास पैसा लगाने की तैयारी है तो आपको एनएफओ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप रनिंग फंड में भी जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनएफओ गलत होते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि बाजार के शुरुआती दौर में जब फंड्स आने लगे या कहीं गिरावट में भी कभी कभी कुछ स्कीम्स तो आती है, तो वहां पे अगर आपने पैसा लगाया तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट करके लंबे समय में तो आपको अच्छा पैसा देते ही हैं। उस केस में आप क्या देखेंगे कि आप किस एएमसी के साथ जा रहे हैं और फंड मैनेजर का बैकग्राउंड क्या है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की डिटेल देखना चाहते हैं, मनी कंट्रोल पे जाते हैं, उस स्कीम को क्लिक करते हैं, तो उसके फंड मैनेजर का नाम, उसका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कि कितने करोड़ रुपए की ये स्कीम है, उसके टॉप पोर्टफोलियो, उसका चार्ट,
सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो उसके साथ स्टडी करते रहिए, आदत डालिए कि मैं किसी न किसी 2-3 स्कीम को डेली स्टडी करूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये भी करूं और म्यूचुअल फंड के अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी करूं। क्योंकि जो व्यक्ति 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में डाल सकता है वो आसानी से 4 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, क्योंकि रिस्क का रेशो इतना कम हो जाता है। तो जब आपको ऐसा लगता है मार्केट में मुझे बड़ा पैसा नहीं लगाना है, तो म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके आप अपने उस पैसे को लगा के रख सकते हैं, तो आपको फायदा मिल सकता है। अब जैसे 9500 पे निफ्टी खड़ी थी, डर लग रहा था कि इस लेवल पे शेयर बाजार में डायरेक्ट कैसे जाऊं, कोई शेयर उठा लूं मैं और वो एक करवट ले लेगा तो मैं दब के मर जाऊंगा। तो ऐसे में आपने सोचा कि चलो एक डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। अभी अगर गिर भी जाएगा तो 1 लाख का 90,000 देखने को मिलेगा, वो ठीक है। तो आपने वो बड़ा पैसा कहाँ पार्क कर दिया? म्यूचुअल फंड में। थोड़ा रिस्क तो वहां भी था लेकिन कंपेरेटिवली कम था। अब बाजार जब गिरा तो गिरो आप म्यूचुअल फंड के साथ और ऊपर आप स्टॉक के साथ आ सकते हैं। ऐसे करके भी हम अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। ये जो बात आखिर में हमने बोली, इस पे एक डिटेल वीडियो फिर आने वाला है, आप देखते रहिए। जो कोई परेशानी हो तो डिटेल पेड ट्रेनिंग पे आप जा सकते हैं। आपके पास समय की, पैसों की, साधन की कितनी भी कमी हो, पर अगर आप ये किसी तरह अरेंज कर पाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।